जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे क्रिया की परिभाषा देखा, क्रिया के भेद देखा। क्रिया के दो भेद थे। हमने कर्म अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ लिया था। और कल हमने पढ़ रहे थे क्या कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो कुछ हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ा था और उसके बाद लास्ट में लाइट भी चली गई थी और क्लास भी हो गई थी बंद। अब क्या है, अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को उसी के आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नाम धातु क्रिया। क्या होगा? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। आप सभी क्लास में बने रहिएगा और साथ दीजिएगा। तो क्या है, पहला नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के शब्दों में क्रिया जुड़कर जो क्रिया बनती है वह हमारी नाम धातु क्रिया होती है। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब जुड़कर क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम ठीक उसी प्रकार पहले इसकी परिभाषा को लिखकर देखते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया जोड़ने से या क्रिया जुड़ने से शब्दों से क्रिया जुड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। जुड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। अब किस प्रकार से बनती है यह हमें देखना है। जैसे हाथ हो गया। क्या? जैसे हाथ हो गया। हाथ हमारा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो हाथ हमारा संज्ञा है, लेकिन हाथ शब्द में क्या क्रिया जोड़ेंगे? जब हाथ शब्द में क्रिया जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा तो वह हमारा नाम धातु क्रिया कहलाएगा। क्या? नाम धातु क्रिया कहलाएगा। जैसे हाथ शब्द है लेकिन इसमें क्रिया जोड़ना है तो हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। अब हथियाना शब्द जो है यह क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में नाम धातु क्रिया है, उसके बाद आपको 4 विकल्प दे देगा। क्या? हाथ दे देगा, हथियाना दे देगा, बात दे देगा, चलना दे देगा। यानी इसी प्रकार से आपको ऑप्शन बना दिए जाएंगे, विकल्प बना दिए जाएंगे। लेकिन नाम धातु क्रिया पहचानना है तो हाथ से जिस प्रकार से हथियाना शब्द बना तो आपको हथियाना शब्द जिस विकल्प में मिलेगा वही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। और देखिए, जैसे लाज शब्द है। क्या? किसी को लाज आ रही है तो लाज क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये आप सभी जानते होंगे और कमेंट भी करके बता दीजिएगा। तो लाज शब्द है। अब लाज से नाम धातु क्रिया बनाना है। क्या? लाज शब्द से नाम धातु क्रिया बनाना है तो क्या हो जाएगा? लजियाना। क्या हो जाएगा? लजियाना।
अब लजियाना शब्द क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए बात शब्द, अब बात से नाम धातु क्रिया बनाना है तो क्या हो जाएगा, बतियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बतियाना शब्द हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्या मान लीजिए लोभ शब्द है, क्या लोभ शब्द है। अब लोभ शब्द से नाम धातु बनाना है, क्या नाम धातु क्रिया। तो लोभ से नाम धातु क्रिया क्या बनेगी, लुभाना। क्या हो जाएगा, लुभाना शब्द हो जाएगा। अब कोई ये मत सोचिएगा कि जैसे हाथ से हथियाना, लाज से लजियाना, बात से बतियाना, तो लोभ से लुभियाना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लुभाना शब्द होता है, क्या लुभाना हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आप सभी को नाम धातु क्रिया समझ में आ गया होगा। क्या नाम धातु क्रिया समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे जैसे चिकना शब्द है, क्या चिकना शब्द है। अब चिकना शब्द से हमें बनाना क्या है, नाम धातु क्रिया बनाना है। अब चिकना से नाम धातु क्रिया जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिकनाना। क्या चिकनाना, चिकनाना शब्द हमारा क्या है, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। तो अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद मान लीजिए, इसके बाद ये नाम धातु क्रिया थी। अब हम पढ़ेंगे इच्छा बोधक क्रिया। क्या इच्छा बोधक क्रिया। अब इच्छा बोधक क्रिया क्या होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। इच्छा बोधक क्रिया। क्या इच्छा बोधक क्रिया। क्या इच्छा बोधक क्रिया। अब जिससे यानी जिस शब्द से इच्छा बोध करने का यानी इच्छा करने का बोध हो, वहां पर इच्छा बोधक क्रिया होती है। लिखते हैं कि जिससे कार्य करने की इच्छा, जिससे कार्य करने की इच्छा हो, उसे इच्छा बोधक हो, उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। क्या उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा हो तो मैं क्या बोलूं कि मुझे यानी मैं घर जाना चाहता हूं। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं घर जाना चाहता हूं। इस प्रकार से जो उदाहरण होंगे वह आपको इच्छा बोधक के अंतर्गत आएंगे। क्या इच्छा बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब उदाहरण लिख लीजिएगा कि मैं घर जाना चाहता हूं। अब ये मेरी इच्छा है, इच्छा बोधक है तो मेरी इच्छा है
कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और अगला उदाहरण देख लीजिए, क्या कि वह मेला जाना चाहता है, तो वो उसकी इच्छा है, यानी इच्छा का ही बोध होगा कि वह मेला जाना चाहता है या मेला देखने जाना चाहता है, मेला देखने जाना चाहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इच्छावाचक क्या होता है, यानी इच्छावाचक क्रिया क्या होती है। जो किसी की इच्छा से कार्य हो, उसकी इच्छा हो उस कार्य को करने की, तो वहां पर इच्छावाचक होगा। अब हम आगे चलेंगे। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, हमें यह देखना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है कि जिसमें या जिससे, यानी जिसमें करता है, कर्ता कोई कार्य को स्वयं न करके, यानी वह खुद न करके किसी और से कार्य करवाता है। कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और से जब करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या? वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप ही हो, आपको कोई कार्य करना हो, आप उस कार्य को ना करके किसी और से कार्य को कराएं, उसी कार्य को, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। तो परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जिस क्रिया से यह बोध हो, यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराए, ना करके किसी दूसरे से कार्य कराए, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। परिभाषा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रेरणार्थक क्रिया को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि राजू राधा से पत्र
लिखवाता है, पत्र लिखवाता है। अब क्या है कि कार्य राजू का करना था, उस पत्र को राजू को लिखना था, लेकिन राजू स्वयं उस पत्र को ना लिखकर वो राधा से पत्र लिखवा रहा है, यानी किसी और से कार्य करवा रहा है। तो यहां पर जो क्रिया है पत्र लिखवाता है, तो क्या हुआ कि प्रणयार्थक क्रिया है। क्या प्रणयार्थक क्रिया है। आपको कुछ नहीं याद करना, केवल इतना समझना है कि जब कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से करवाता है या किसी और से कार्य करवाएगा तो वहां पर प्रणयार्थक क्रिया होगी। जैसे ही आप वाक्य को पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। विकल्प आपके पास 4 होंगे, चारों विकल्पों को पढ़ना है, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। अगला उदाहरण देख लीजिएगा। मान लीजिए वह कुली से सामान उठवाता है। अब सामान उस व्यक्ति का है, वह व्यक्ति स्वयं कार्य अपना ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करा रहा है। वह कुली से सामान उठवाता है, यानी कार्य खुद ना करके किसी और से करवाता है। तब यहां पर क्या हो रहा है, प्रणयार्थक क्रिया हो रही है। एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आप सभी बहुत ही जानते हैं, क्या मान लीजिए राजू नाई से बाल कटवाता है। राजू नाई से बाल कटवाता है, बाल उसके हैं तो कार्य भी उसे करना चाहिए। अब आप सोचेंगे अपना बाल कौन काट पाता है, ये भी बात सही है। तो क्या है कि राजू नाई से बाल कटवाता है, क्योंकि कार्य तो राजू का ही है, बाल कटवाने का कार्य राजू का है, लेकिन वह नाई से बाल कटवाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगी। तो अब आपका क्रिया समाप्त हो गई। क्या क्रिया चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आपको क्रिया चैप्टर समझ में आया होगा। बस आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जब क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर होती है या अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी अब आज के बाद क्लास चलती रहेगी। अब हो सकता है बोर्ड में क्लास ना चले, क्योंकि मैं जहाँ से क्लास लेता हूँ बाहर रह के, अब मैं घर जाने वाला हूँ, तो वहाँ तो बोर्ड होगा नहीं। तो हाँ, बट आपकी क्लास मोबाइल से आती रहेगी, मोबाइल से बना लेंगे, प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।